इब्तिदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जन अजहर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। इस वक्त पाकिस्तान में अजब खेल जारी है। एक तरफ सियासत उरूज पर है तो दूसरी जानिब सवात से गवादर तक सैलाब कह डारा है। सियासत एक खेल है तो सैलाब एक इम्तिहान। इस इम्तिहान में कौन सा सियासतदान, कौन सी हुकूमत कितने नंबर लेगी, ये तो फैसला अवाम करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इदारों और सियासतदानों में सरजंग जारी है। ये सरजंग क्यों हो रही है, आइए जानते हैं सीनियर सहाफ़ी राना तहम्मुल अली और माशी अमूर के माहिर जनाब नदीम मलिक से। नदीम साहब और राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले राना साहब आप बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है और मुतासिरीन किस हाल में है। थैंक यू अदर साहब। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल ये है कि नासा की एक फ़ोटो के मुताबिक पाकिस्तान का 70% इलाका सैलाब की जद में है। वहाँ हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। एक तस्वीर नासा ने जारी की है जिसमें एक 10 किलोमीटर का एरिया जो बिल्कुल खुश्क बंजर था, वहाँ रेत थी, वो एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया है। लोगों के घर बार बह गए हैं, उनका माल मवेशी सारा बह गया है, उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है, उनकी छतें छिन गई हैं। वो सिर्फ आसमान तले बेचारे इमदाद के इंतज़ार में खड़े हुए हैं और इमदाद है कि उन तक पहुंच नहीं पा रही। इसमें हुकूमत का फेलियर भी है, हमारे इदारों का फेलियर भी है और हमारे जो NGOs जो खिदमत के जज्बे से निकली हुई हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक उन तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की 1,000 एकड़ कपास खड़ी थी, वो बड़े वाइट कलर लोग थे, सूटेड बूटेड थे, अच्छा खाते पीते थे। अब वो क्यों में लाइन लग के इमदाद नहीं ले सकते। ये बड़ा एक इम्तिहान है उन लोगों की ईगो का, उनकी इज़्ज़त का, इज़्ज़त नफ्स का। इस हवाले से हुकूमत को या और तमाम NGOs को भी ख्याल करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को कभी घर से बाहर तक का नहीं जाने दिया था, वो भी बेचारे खुले आसमान तले उनके साथ बैठे हुए हैं। ये कुदरत का बड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में से हमें सबको मिलकर गुजरना है और मिलकर इसका मुकाबला करना है। अल्लाह रहम करेगा और हमें भी, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, हर किसी की बिला किसी दर्जे के सबकी मदद करनी चाहिए। वो कोई हमसे दूर है, नज़दीक है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, कौमियत का भाई है, जो भी है, वो हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी एक ही कौम है हमारी। कोई बलूचिस्तान में रहता है, कोई सिंध में रहता है या KPK में रहता है, इवन पंजाब का एरिया, जहाँ जहाँ भी सैलाब आया है, सब लोग बराबर के मुस्तहिक हैं। हुकूमत को भी चाहिए, NGOs को भी चाहिए कि वो हर जगह इमदाद पहुँचाएँ, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें और उनको छतरी अवेलेबल करें। जी बिल्कुल, बिला तफरीक इमदाद होनी चाहिए, बिल्कुल मदद होनी चाहिए। नदीम साहब ये बताइएगा कि PTI की KP और पंजाब में हुकूमत है, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सैलाब मुतासिरीन की मदद क्यों नहीं हो पा रही। शुक्रिया अदर साहब। इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अहम इशू है, ये सैलाब जो आते हैं या फ्लड्स और बारिशें होती हैं, तो ये एक नागहानी होते हैं, ये कोई पूछ के नहीं या बता के नहीं आते। ये एक अल्लाह की तरफ से हमें आजमाइश होती है, तो उस दौरान पॉलिटिक्स करना मेरे ख्याल में जायज़ नहीं होता। हर बंदे को मैक्सिमम जो है कोशिश करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें हुकूमत के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, NGOs हैं, सबको काम करना चाहिए और बजाय हम दूसरी की तरफ फिंगर पॉइंट करने के खुद आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नो डाउट हुकूमतों की बहुत जिम्मेदारी ऐड होती है, लेकिन उसमें देखने में ये आता है हुकूमत फ़ंड रिलीज़ कर देती है, नीचे जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका जो शुरू का एक लेथार्जिक एटीट्यूड होता है, उस हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनके ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो इसलिए सरकारी जो सतह पे हमेशा कोई भी, जब भी कोई आफत आई है या नागानी सूरत हाल है, तो उसमें सरकारी सतह पे हमें बहुत सारी कोताहियों का सामना करना पड़ा है। ये सिंध के साथ राजस्थान है इंडिया में, वहाँ 700 कुछ है डैम, लेकिन सिंध में वो डैम नहीं है। वहाँ भी बारिशें उससे ज़्यादा हुई हैं, सिंध से ज़्यादा बारिशें इंडिया में हुई हैं, लेकिन वहाँ हलाकतें भी कम हुई हैं और वहाँ जो नुकसान भी कम हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को इसमें ऑफकोर्स पूरी दुनिया में मतलब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें कि पाकिस्तान में मौसमियाती जो तब्दीली है
उसका बहुत बड़ा पाकिस्तान में तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। उसके लिए सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, उसको पूरे पाकिस्तान को जो है IMF और वर्ल्ड बैंक और इस तरह की जो ग्लोबल जो वेदर को और अब देखते हैं उनके साथ मिलकर एक जामे प्लान तरतीब देना चाहिए। और अब देखते हैं कि इंडस रिवर जो है एक ज़माने में बहुत बड़ा रिवर था, और ये सारा अब आप देखें अगर इंडिया है तो ये इंडस से ही निकला है, तो दरिया सिंध से ही सारा ये सिंधु देश भी था और सारा कुछ था। तो पूरा इस सब कंटिनेंट की जो हिस्ट्री है वो दरिया सिंध से ही अटैच थी और उसकी सारी, तो इस वजह से बहुत बड़ा दरिया है और जो इसके ऊपर आबादी है वो अक्सर ये मुतासर होती है। ये बेसिकली ये वो रिवर के जो ये रूट्स हैं जहाँ पे अब हमारी आबादियाँ हो गई हैं। असल में 10 साल बाद या 8 साल बाद जब फ्लड्स नहीं आते तो लोग जो है वो उन एरियो में रहायश पजीर हो जाते हैं, अपनी आबादी ले जाते हैं, घर बनाने लग जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि कुछ अरसे बाद फिर यहाँ पे फ्लड ये फेलियर हुकूमतों का भी है। जो भी हुकूमतें अब तक आई हैं 47 से अब तक उन्होंने डैम बनाने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। वो कोई सिविल हुकूमतें थी या फौजी हुकूमतें थी, हालांकि फौजी हुकूमतें बज़ौर ताकत ऐसे बड़े बड़े डैम बना सकती थी जैसे कालाबाग डैम या और दूसरे बड़े डैम। इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हुए होते तो आज ये सिचुएशन बिल्कुल ना होती। राणा साहब, इसमें आवाम का भी रवैया है ना, दरिया स्वात में रोका गया था कि आप आबादी ना करें, लेकिन जहाँ जहाँ आबादी थी दरिया ने वहीं से रास्ता बना लिया। नहीं, दरिया के तो अपने रास्ते होते हैं, का जो बाजार है मेन बाजार उसमें से दरिया नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ है अजहर साहब के दरिया के अपने रास्ते होते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। और जब उसमें पानी आता है वो तो उन्हीं बहाव पे जाता है जो उसका फ्लो बना होता है, और वो उसके आगे जो भी आएगा, होटल आएगा, घर आएगा, बाजार आएगा, हर चीज़ को खा जाएगा, मिल गया मेट कर जाएगा। और उसने वही किया है। वहाँ जो आबादियाँ बनी, वहाँ बड़े बड़े होटल्स बने, वो इंतजामिया की गलती थी, इंतजामिया की नाअहली थी। वो जो भी हुकूमतें हैं उन्होंने अपने बंदों को नवाजा, रिवर होटल्स बना दिए, रिवर पॉइंट बना दिए, पिकनिक के पॉइंट्स बना दिए। ये गलत चीज़ है। जो दरिया जब आप दरिया का इलाका खा जाते हैं, जब दरिया की बारी जाती है तो वो आपके इलाके खा जाते हैं। राणा साहब, इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुतासरा है ना सूबा सिंध है। पानी शहरों को दाखिल हो चुका है, 7 एयरपोर्ट भी डूब चुका है। 35 से 40 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी ने आखिर किया क्या है? उन्होंने सिंध के अवाम के लिए क्या किया है? बस जी, वो जो सिंध के लोग अभी तक जिए भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। 77 से उन्होंने भुट्टो को नहीं मरने दिया और इसी बेस पे वो हुकूमत करने किए जा रहे हैं मुसलसल। जब आवाम वोट देते हैं तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो किस लेवल पे वोट लेते हैं, वो उनको क्या दिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये लोग मसला नहीं है। वो वहाँ वडेरा इज़म की है, असल में हुक्मरानी है। एक एक वडेरा लोगों को कह देता है कि आप सबने इधर ही वोट देना है, वो लोग उधर ही वोट देते हैं। और दूसरा कि उन इलाकों में जैसे इलेक्शन पंजाब में या KPK में या हमारे इलाकों में होते हैं, लाहौर में, ऐसे इलेक्शन वहाँ नहीं होते। वहाँ और तरह के इलेक्शन होते हैं। वहाँ चंद लोग सभी लोगों को वोट डाल देते हैं। ये हमेशा से रिपोर्टें आती रही हैं इसको। लेकिन जो आपने कहा कि 40 ईयर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल चली आ रही है, उन्होंने नहीं किया, तो ये हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की गलती है, कोताही है। उसने अपने लोगों को उस तरह से सहूलतें नहीं दी, उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया। अब सिचुएशन ये कि दरिया में पानी आने के बाद भी सिंध के वडेरों ने अपने रकबे बचाए हैं, अपनी फसलें बचाई हैं, शहरों को पानी भिजवा दिए। ये गलती है, ये बुरी चीज़ है। यानी लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, अपनी चंद हज़ार एकड़ की फसलें बचा ली हैं। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बीए का कौम नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपनी फसलों के बारे में सोचा है कि ये हमारी मौशत को नुकसान पहुँचेगा। फिर उसके बाद जो मुतासिरीन को इमदाद, वो तो बड़ा गलत रवैया है। लोगों को प्रॉपर तौर पे उस तरह रेस्क्यू नहीं किया गया, उनको इमदाद नहीं दी गई। अगर इमदाद जाती भी है तो वो भी वडेरे जाते हैं कि NGOs हमारे रेफरेंस से उनको इमदाद भी दें, ताकि हमारा इन इलाकों में या इन वोटों के पास जो लोगों के पास वोट बैंक बना वो बना रहे। वो ये लोग ये ना सोचें कि जब इस्लाह भी आया था तो हमें वडेरों ने हेल्प नहीं की है, तो वो NGOs आई थी। इस तरह भी वो जो NGOs वहाँ हेल्प करने जाती हैं उनको भी फोर्स करते हैं कि आप लोग सामान रख के चले जाएँ, हम तकसीम कर देंगे। ये एक गलत इम्पैक्ट है, गलत सोच है, ये नहीं होनी चाहिए। नदीम साहब, इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की मदद को वो पहुंचे हैं जिनका पार्लिमानी सियासत में तकरीबन नाम नहीं है। आप इस अमल को किस नज़र से देखते हैं? असल में हम लोग ना हर मामले में मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स को ले आते हैं। वेलफेयर का काम हमेशा ही वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ही बेहतर तरीके से करती हैं, उनके साथ कमिटेड लोग होते हैं। सियासत भी तो वेलफेयर ही है ना।
वेलफेयर है, लेकिन उस तरह का वेलफेयर नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो डायनामिक्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो हल्के कोई चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, फिर वो प्रोविंशियल लेवल पे भी और वफाक में भी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनके पास इस तरह का टाइम नहीं होता। सियासी पार्टियों के पास नेटवर्क तो होता है यूसी लेवल पे, हर जगह यूसी लेवल पे जरूर होता है, लेकिन उसमें अंदर उस तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं होती। वो इलेक्शन के मौके के ऊपर तो जरूर कर दे जाते हैं, कोई जलसा हो उसमें ऑर्गेनाइज करके ले आते हैं लोगों को, लेकिन उस तरीके से पूरा जो एक प्रॉपर सिस्टम है जिस तरीके वेलफेयर के अंदर होता है, जिनमें उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड बनाई होती है, उसमें लोग काम कर रहे होते हैं, वो हुकूमतें नहीं कर पाती। और ये आज नहीं, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख रहे हैं, हमेशा ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती। आम आदमी जाते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं, और उन्हीं पे लोगों का ट्रस्ट होता है। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना फ़ोटो सेशन खिंचवाते हैं कि जी हमारे फ़ोटो सेशन बना लो। अब बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें लोग कहते हैं जी यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चे को भी सामने नहीं लाना चाह रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब एक फ्लड जो है एट ए टाइम अगर 50 विलेजेस को मुतासर कर रहा है, अब वो विलेजेस कोई साथ साथ नहीं है, विलेजेस का दरमियान में फासला बहुत सारा होता है, तो वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए होगा हमें, जो वहाँ पे मेंटेन किया जाए, जिसमें हर बंदे को उसके घर के अंदर या जहाँ भी वो रिहाइश पजीर है वहाँ पे उनको हर चीज़ मुहैया की जाए। ये एक अपहिल टास्क होता है, लेकिन ये सबको मिल के करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस मौके पर पॉलिटिक्स करना जो है वो अच्छा नहीं होता। तो राना साहब, इस वक्त किसान शदीद परेशानी का शिकार है। पानी अगर उतरेगा तो किसानों को इमदाद चाहिए होगी, वो क्या करे? हुकूमत उनके लिए क्या कर सकती है? हुकूमतों को उनके लिए उनकी बिजली फ्री करनी चाहिए। जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ पे सोलर सिस्टम देने चाहिए उनको। किसान को खादें, हुकूमत ने तो 25,000 दे के अपनी जान नहीं, वो तो बड़ा गलत सा है लोगों। वो 25,000 में कितने दिन चलेगा बेचारा फार्मर? जिस फार्मर को अपनी फसल काश्त करनी है उसको सीड चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको स्प्रे चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें, ये पूरा पैकेज उसको नहीं मिलेगा वो अपनी नेक्स्ट फसल काश्त नहीं कर पाएगा। अगर बगैर इन इंतजामात के वो फसल काश्त कर देगा तो वहाँ फसल नहीं होगी। इसलिए हुकूमतों को ये चाहिए कि उनके लिए, किसानों के लिए एक पूरा कोई पूरा प्लान दें, पूरा पैकेज दें और बताएं कि इन इलाकों में जिस फार्मर की जितनी ज़मीन है, जितने एकड़ हैं, जितने मुरब्बे हैं, उस हिसाब से उनको उनका फसल का सीड भी दिया जाए और सारी सहूलतें भी दी जाएँ, पानी फ्री किया जाए। जो नहरी सिस्टम वहाँ डिस्टर्ब हुआ है उसको फौरी ठीक किया जाए, और जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर सोलर सिस्टम के इंतजाम किए जाएँ, उनको रियायती निरखों पर सब्सिडीज़ दी जाएँ, वहाँ सोलर लगवाए जाएँ। मैं तो कहता हूँ 2, 3, 4 साल, 5 साल की कर्ज पे उनको इमदाद दी जाए, ताकि वो बेशक अगर वापस भी करना पड़े तो 5-6 साल बाद वापस कर्ज के। चूँकि वो आज का डिस्टर्ब हुआ किसान, जिसके घर बार ख़त्म हो गए हैं, जिसके माल मवेशी हर चीज़ मिलिया मेट हो गई है, वो अगले 5-6 साल तक स्टैंड नहीं हो सकता। नदीम साहब, मुझे एक दोस्त की कॉल आई फाजिलपुर से ना, वो कहते हैं कि पानी आया गुजर गया, लेकिन अब हमारी जो फसल थी वो तबाह हो चुकी है जी। सबसे ज़्यादा मुतासरा इस वजह से हैं कि बारिशें हुई हैं तकरीबन 10 से 12 दिन, उन्होंने पूरी फसल को तबाह कर दिया। और जो वापडा वाले थे, उनके बिल्स रहते थे, उन्होंने वो मीटर काट दिए हैं और अब ट्यूबवेल नहीं चलते, और अब उनका जो पानी है वो ट्यूबवेल पे पानी से ज़मीन सराब हो गई। हुकूमत क्या कर सकती है उनके लिए? सोलर पैनल दे, क्या करे उनके लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो है माशी तौर पे। वहाँ की जितनी भी आबादी है सैलाब मुतासरा, कि उनका सब कुछ, उनका माल मवेशी भी ख़त्म हो चुका है, बह गया है, लोगों का ज़राअत सारी तबाह हो गई है। ये एक बहुत डांटिंग चैलेंज है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए। इसमें हुकूमत अपने तय बहुत कोशिश करती है फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान जैसी इकानमीज़ जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट का हमें ख़तरा रहता है, तो उस हिसाब से फुल फ्लेज तरीके से हम लोग काम नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास पैसा तो बहुत आता है बाहर से, लेकिन तकसीम पैसा ज़रूर आता है, उसका वही ना मैकेनिज़्म कोई नहीं है कि वो जा भी रहा है कि नहीं। कुछ जगह पे चला जाता है, कुछ देहात जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें हर चीज़ को रजिस्टर करना चाहिए, हमें आबादियों को रजिस्टर करना चाहिए, और उसकी रजिस्ट्रेशन की बेसिस के ऊपर जो है, क्या होता है वो तो डोर टू डोर जाते हैं मरदमशुमारी, हर चीज़ के नक्शे बनते हैं। उस बेसिस के ऊपर जो है लोगों को हमें उनको फंड देने चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये इसके लिए ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए। ये सही बात है कि अदर में इदारे आपस में इंटरलिंक नहीं है। हमने असल में हर चीज़ में पॉलिटिक्स डाल दी है और डिवाइड कर दिया है लोगों को। ये पीटीआई का है, ये नून लीग का है, ये फलां चीज़ का है, तो वो लोग आपस में मिल के बैठ के कोई चीज़ सोल्यूशन निकालने भी नहीं देते। पीटीआई वाले उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे, नून लीग वाले पीटीआई पर लगा देंगे, और असल मामला वहाँ पे रह जाते हैं। मैंने एक सरकारी अफसर से पूछा कि आप कब खुश होते हैं, वो कहते जब सिलावत। उसका कहने का मतलब यही था, आप समझदार हैं,
कि जब सैलाब आता तो हमारा वो रोजी रोटी निकल पड़ती बस है। है उसका इसका उसका ऑडिट नहीं हो ये सकता, कोई हमारा- पूछ नहीं सकते कहाँ कहाँ इमदाद गई है, किस किस को मिली है। इस तरह ये एक ब्लैंक चीज़ होती है। ये आप सही कह रहे हैं, ये एक गलत रवैया है। बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, ये अगर कोई बंदे ऐसे करते हैं ये उन पर तोहफा है। नदीम साहब, एक इदारा है NDMA, ये क्या कर रहा है? हालांकि इसको पूरी दुनिया से इमदाद मिलती है, पूरी दुनिया से पैसा जो आता है सरकार का वो यही इस्तेमाल करता है। सर मादरत के साथ NDMA का कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोविंशियल लेवल पे इनका कोई नेटवर्क नहीं है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे कोई नेटवर्क नहीं है। ये जस्ट जो है फंड्स लेते हैं और एक हैंड आउट और प्रेस रिलीजेस जारी कर देते हैं जो हम लोग छाप देते हैं। इनका कोई नीचे स्टडी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और बस ये फंड्स लेके फिर कहाँ चले जाते हैं कोई पता नहीं है। ना कोई हमारे यहाँ ऑडिट का कल्चर है, और ये बड़ा अफसोसनाक है। और अब हम जितनी तनकीद सूबाई हुकूमतों के ऊपर करते हैं, अगर इतनी तनकीद हम NDMA पे करें और उनसे पूछें कि भाई आप लोगों को वफाकी हुकूमत आपको फ़ंड दे रही है, बहुत सारी NGOs दे रही हैं, हुकूमतें दे रही हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले NDMA के जितने अब तक सरबराह हैं इन सबका ऑडिट होना चाहिए। सबका ऑडिट होना चाहिए। आपके पास पैसा कहाँ से आया है कि आपने कहाँ खर्च किया है, कहाँ कर रहे हैं, या आप लोगों का क्या तरीका है। अब हम पूछते हैं ना कि जी इस बंदे ने इतने अरब आपके पास फॉर एग्जांपल आए हैं, तो आपने उनको कहाँ कहाँ पे खर्च किया है, उसका रिकॉर्ड क्या है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस ये हमारे यहाँ ना डिजिट्स जारी कर दिए जाते हैं, ये डाटा जी इस तरह है, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग मर चुके हैं, ये नीचे रेस्क्यू टीमों से डाटा इकट्ठा करके तो वो अंदाजे चलाए जाते हैं। असल हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही यही है कि NDMA जो है ये इंतहाई जो है फजूल किस्म का इदारा बन चुका है। इसकी कारकर्दगी जब तक बेहतर नहीं होगी तो इस तरह की कोई भी सूरत हाल आएगी, फ्लड्स आएँ या कोई भी बारिशें आएँ, तो हम लोग इसी हालत का सामना हमें हर वक्त करना पड़ेगा जब तक ये इदारा बेहतर नहीं होता। राना साहब, ये तो कोरोना में तो अच्छा काम किया NDMA। कोरोना में भी आपको नहीं पता कि कितना अच्छा काम किया। डिस्प्रिन की गोली दे के उन्होंने पता नहीं कितना कुछ लिख दिया उसमें। और वही बात नदीम साहब वाली कि इसका कोई ऑडिट करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर खाते खोले जाए तो अरबों रुपए की करप्शन निकलेगी कोरोना की सिचुएशन में भी। लेकिन हम इस तरफ जाना नहीं चाहते। अब हम तो चाहते हैं कि इदारा बना है तो काम करे, जिस बंदे ने काम नहीं करना वो जाए, जान छोड़ दे हमारी, कोई और बंदा काम करने वाला आ जाएगा। लेकिन ये गलत बात है कि हम लुटेरे, ठग, चोर ये ऊपर ला के बिठा देते हैं और फिर वो अपने जमा तफरीक करते रहते हैं बैठे बैठे। ये लोग जो लोगों की वेलफेयर के लिए पैसा आता है, जो लोगों की फलाह के लिए पैसा आता है, जो उनकी इमदाद के लिए पैसा आता है, वो बजाय उन लोगों तक पहुँचने के एक बड़ों बड़ों की पॉकेट्स में चला जाता है या अपने आपस में हिस्से बांट लिए जाते हैं। ये गलत रवैया है। सच तो ये है कि नाज़रीन इस वक्त सैलाब मुतासिरीन बड़ी मुश्किल में हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए और हुकूमत को उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हम चलते हैं उस बयान की तरफ जिस बयान के बाद उसके रद्द अमल में तकरीबन 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। इस बयान में क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। प्लीज ये वीडियो चलाइएगा। और ये दोनों जरदारी नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो नदीम साहब, आपने वीडियो देखी, आपने वीडियो के कंटेंट पे गौर किया, आपने इमरान खान साहब के बयान को सुना, आर्मी चीफ की तकर्री को वो जलसों में ले आए हैं। क्यों ले आए वो? मेरे ख्याल में इमरान खान जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, डेस्परेशन का शिकार हैं। वो अपने आप को उसी प्राइम मिनिस्टरशिप के जो हैं उसमें हर हालत में अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह से वज़ीर आज़म बन जाऊँ।
और आवाम के सामने वो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। गुजरात में तो उनके पीएम सीट पे भी पीएम लिखा सीट पे भी पीएम लिख दिया गया था। और वो इस सूरत हाल में जब मुल्क में फ्लड्स हैं और सारी चीज़ें हैं तो वो एक टेलीथॉन करके जिसमें प्लेजेस हुए हैं, बेशक अच्छे खासे प्लेजेस हो गए थे, तो वो खामोश हो गए हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स को ही आगे लेके जा रहे हैं। और उसमें सबसे जो बड़ा इशू है मेरे ख्याल में, वो बजाय इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने के वो बस चोर डाकू करप्शन ये बयानिए को प्रमोट करके वो चाह रहे हैं कि मैं सबको पीछे छोड़ जाऊंगा और आवाम शायद मुझे जो है मसनद पे बिठा देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान काम है। तो राणा साहब, हुकूमत को पैगाम मिला है कि खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जितनी कार्रवाई कर सकते हैं। हुकूमत एक्शन लेने में क्यों घबरा रही है? नहीं, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। जब देखें, आपने पहले भी देखा है, हमेशा इतना बड़ा मॉब उनके पास है, उनके पीछे लोग हैं, बड़े बड़े जलसे हैं। वो हुकूमत से निकले हैं तो इतने बड़े जलसे कर रहे हैं। जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो हुकूमती खर्चों पर इतने बड़े जलसे नहीं कर पा रहे। यही एक उनकी ताकत है, स्ट्रीट पावर है, जिसकी वजह से हुकूमत घबरा रही है उन पर हाथ डालना, या उस तरह हाथ नहीं डाल पा रही। अगर वो डालना चाहती भी है तो उसको पता है कि लोग बाहर निकल आएंगे, वहाँ कोई ज़्यादा ख़तरात हो जाएंगे हुकूमत के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी, मतलब कि ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए वो उस तरह उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे। हुकूमत को डर के बैठ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हुकूमत को डर के बैठना चाहिए, लेकिन इंतकामी कार्रवाई भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में, मैं इसमें ज़रा एडिशन करना चाहूँगा, जो हुकूमत के कुछ हल्के हैं वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को अगर हम अरेस्ट कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा हीरो बन जाएगा। पॉलिटिक्स में रहते हुए गलतियां करेंगे, आप अगर उसमें किसी को गिरफ्तार कर ले तो वो और हीरो बन जाए। तो वो उन्होंने इसको ढील दे दी है कि ये खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। जिस तरह हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डेली ये भी तो गलती है, जलसे जुलूस कर रहे हैं और जलसों में वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी बाद में उनकी जो लोग हैं या उनकी जो काबीना के लोग हैं उनको अब उनको वजाहतें देना पड़ रही हैं और इमरान खान खुद भी उनमें वजाहतें दे रहा है। तो ये चीज़ें इमरान के ख़िलाफ़ जाएंगी और मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही इमरान खान अपनी बातों में ही जो है वो फंसते जाएंगे। नहीं, ये सही कह रहे हैं के लहजे में तल्खी क्यों आई? नहीं, वो तो नहीं, मैं कहता हूँ कि जो अपनी ही बातों में फंसते जाएंगे इमरान खान, ये सही कह रहे हैं। और इसी चीज़ से एक नया बयानिया डेवलप होगा इमरान खान के खिलाफ और उनके लोगों तक कहीं मैसेज पहुंचेगा कि आपका लीडर ठीक बात नहीं कर रहा और उसका वोट बैंक पे डेंट पड़ने की तवक्को की जा रही है। सदर ने भी कहा है कि वजाहत खुद करेंगे उसकी, उन्होंने भी वो उसको लेने के। ऑफ कोर्स उसने जब ये कहा कि जर्नैलों में कोई काबिल आदमी को ये आगे नहीं लाने जाएंगे, करप्ट को लेकर आएंगे, तो उसे लगता ये है कि फिर हमारी जो ये टॉप रैंक है, देखिए ये जो जर्नैलों का मामला है ना, उसमें भी शायद करप्शन एलिमेंट है और गद्दार भी शायद हैं। तो ये बड़ा ना ऐसा नहीं है। असल में जर्नैलों का जो मामला है ना, जर्नैलों के मामले में तो किसी को भी ये सोच लेना चाहिए कि जो भी जनरल आता है आर्मी चीफ होता है, जिसको भी बनाया जाता है, ठीक है, ये पीएम का या वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होता है कि किसी 5-6 नामों में से किसी को भी या जिसको मर्जी ही प्रमोट करके लगा दे, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक है। लेकिन अब तक आज तक जितने भी आर्मी चीफ लगे हैं, सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए हैं, 5 अपने दरबार में 5 आर्मी चीफ उसने लगाए हैं नवाज शरीफ ने। और हैरत की बात यह है जिन लोगों को उसने प्रमोट किया, नीचे से ऊपर लेके आया, बहुत से लोगों को सुपरसीड किया और वो लोग छोड़ के चले गए जो सीनियर्स थे। जिन लोगों को इसने प्रमोट किया वही लोगों ने इनको कबूल नहीं किया। और आर्मी चीफ जो होता है, अगर देखा जाए और सोचा जाए तो वो किसी और का बंदा नहीं होता, वो आर्मी का ही बंदा होता है और उसे आर्मी का ही रहना चाहिए। चूँकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई होती है कि वो किसी दूसरे का बंदा या गुलाम बन के नहीं रह सकता, वो अपने इदारे का ही बंदा होता है। नहीं, खान साहब जिस तरह इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, जो आर्मी चीफ आएगा, अगर ये तोसी ले लेते हैं आर्मी चीफ मौजूदा, तो खान साहब उसमें भी तनकीद करेंगे कि मैंने तो ये नहीं कहा था। नहीं, देखें, अगर नया बनता तो वो नहीं, असल में ये तो वो चाहते तो ये कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाऊं, और यही तो उसकी डेस्परेशन है ना और उसकी परेशानी है। लेकिन असूल होना ये चाहिए कि जो भी रैंकिंग में या लिस्ट में प्रायोरिटी पे आ रहा है उसी बंदे को रूटीन में आर्मी चीफ लगा देना चाहिए। इस तरह किसी की कोई सीनियरिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हर बंदे को पता होगा कि मैंने इतने साल बाद आर्मी चीफ बन जाना है। इस तरह के कोई हिकमतें अपनाई जाए या कोई ऐसी लॉज पास किए जाएं, आइन में इसमें तरमीम की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह हो। नहीं, तो खान साहब को जलसों में ये बात क्यों लाई गई, क्यों, उनको फ़ायदा क्या होगा?
असल में इमरान खान जब भी तकरीर करते हैं तो आपने देखा है कि उसने ये तो आर्मी तो एक फाइनल स्टेप था, उसने उससे नीचे इलेक्शन कमीशन को पिछले जब से वो मतलब हुकूमत उससे ख़त्म हुई है उसकी, तो वो उसको रगड़ा लगा रहा है, पुलिस को लगा रहा है, जजेस को लगा रहा था, जो भी उसकी बात को समझ में नहीं आती उसके खिलाफ बात करता है वो हो जाता है। तो वो नीचे तो इतना रिएक्शन नहीं आ रहा था, चाहे आपने जजेस का नाम लिया या पुलिस का दिया। अब देखो पुलिस भी रियासत का एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम ये नहीं सिस्टम के अगर पुलिस गलत कर रही है काम, तो इसका मसला ये नहीं है कि हम सारी पुलिसिंग सिस्टम ही ख़त्म कर दें। हाँ, इसमें खामियां हैं, कोताहियां हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह अदलिया में भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी अदलिया में बहुत सारे मसाइल नहीं है, बहुत ज़्यादा सारे मसाइल हैं और मसाइल पाकिस्तान अदलिया के मामले में 122वें नंबर पे। ऑफ कोर्स, तो इसका हल ये है कि हम सिस्टम में बेहतरी लाएं, और सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए कंसेंसस की ज़रूरत है, इत्तेफाक के राय है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे बैठें, हर मसले का मिलकर हल निकालें, तो फिर ठीक है। अगर हम एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहते रहेंगे तो मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं होना। सदर साहब ने तो कहा है कि मिल बिठा के मैं सियासतदान में बिठा सकता हूँ, तो क्या ये इमरान खान उनकी ऑफर कबूल करेंगे? नहीं, तो कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान को जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से और जो हल्के हैं मुख्तदर जो भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप अब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टी जो पोजीशन है आप उनके साथ बैठें, मसाइल को हल करें, मामलात को आगे ले जाएं, मुल्क का सोचें। तो खान साहब की वही था कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, और बहुत सारे मामलात में जो थे हमारे। तो खान साहब का इशू क्या है, क्यों नहीं बैठना चाहते? नहीं, वैसे ये तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी उस तरह से पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती, लोगों से मिलना पड़ता है, दरवाजे बंद करके सियासत नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता। देखिए आज परवेज़ इलाही साहब सीएम जो बने हुए हैं पंजाब के, इन पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे। बेनज़ीर ने मरने से पहले इनके खिलाफ समझे एफआईआर कटवा दी थी, एक ये सीन था। और भुट्टो की जो फांसी हुई उस पर भी आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये परवेज़ इलाही फैमिली में ही मामला गया, बाद में इनको मारा गया, उसके इनके वालिद साहब का कत्ल किया गया, और वो सारा सीन। और बाद में यही परवेज़ इलाही आसिफ अली जरदारी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा। इट मींस और इमरान खान ने इसको सबसे बड़ा डाकू कहा जब ये लास्ट टाइम। नहीं, मेरा तो मतलब ये है कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन उसका देखे ना, यही मसला हुआ कि उसने एक दो जमाने में उसको सबसे बड़ा डाकू कहा था पंजाब का, लेकिन अब उसको पॉलिटिकली साथ चलना पड़ा है। होती है कि तो मजबूरी ये लचक होती है, ये लचक दिखानी पड़ती है। ये पॉलिटिक्स में देखें, हम तौहीन करते हैं अवाम के मैंडेट की जब हम किसी भी इलेक्टेड मेंबर को चोर डाकू कहते हैं। श्योर उस इलाके अच्छा, ये उस इलाके के हल्के के अवाम का फैसला करना चाहिए कि वो चोर हैं या डाकू हैं, उनकी अक्सरियत को फैसला करना चाहिए। हम लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठकर ऐसे जजमेंट पास करते रहते हैं, तो ये जजमेंट पास करने का हमें हक नहीं है। हाँ, अगर हम अवाम सोचती है कि ये चोर हैं डाकू हैं, तो हम इनको इलेक्शन में रिजेक्ट कर। सिचुएशन ये होती है अपना नदीम साहब के 2 बंदे या 3 बंदे खड़े हुए हैं, इलेक्शन तो नेक्स्ट बंदा ही वो कर सकता है जिसने लोगों से पैसा लूटा हुआ है। आम बंदा, शरीफ आदमी, मेरे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा एमएनए नहीं बन सकता, इलेक्शन का सोच भी नहीं सकता। इन्होंने सिस्टम इतना गंभीर कर दिया है, इस सिस्टम को कुछ नीचे लेके आना चाहिए, खर्चे घटाने चाहिए ताकि हर बंदा आवाम तक पहुंच सके, अपना मैसेज दे सके। देखिए जमात कभी उन इलाकों में से जमात इस्लामी का बंदा नहीं जीत सकेगा, कभी पैट का बंदा नहीं जीत सकेगा, कभी सुन्नी तहरीक का बंदा नहीं जीत सकेगा, हालांकि सारे आलम फाजिल मौलवी होते हैं, लिखे बड़े लोग होते हैं। इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूँगा, हमारे यहाँ फिलहाल मादरसा अभी भी ना, अब देखिए MQM मुहाजिरों को बोर्ड के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है, मजहबी जमातें पॉलिटिक्स पे कर रही हैं। अच्छा, पंजाब में आप देखें कि जहाँ पे मतलब बिरादरी जो भी बिरादरीज़म के ऊपर टिकट दिए जाते हैं और उन टिकट्स के ऊपर ही फैसला होता है। आप उन हलकों में जहाँ पे बिरादरीज़म पे आपको टिकटें नहीं देते तो वहाँ पे रिजल्ट मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान में अभी पॉलिटिक्स उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें वोटर्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है, असल में एजुकेट करने की है। अब हमाद अजहर को एक हल्का दिया गया तो उसको हल्के के वोटर्स को देख कर दिया गया कि इस हल्के में इस बिरादरी की अक्सरियत है, लिहाजा यही जीत सकता है। वहाँ पे अगर आप किसी और राणा फैमिली के बंदे को दे देते तो वहाँ पे उनकी अक्सरियत नहीं थी। हाँ, उनका राणा सलाउल्लाह नहीं जीत सकता था, सही बात है, राणा सलाउल्लाह भी नहीं जीत सकता था। तो ये हमारे यहाँ अभी ये कहें कि इतने अच्छे लेवल पे हम लोग नहीं गए कि कोई हमने शख्सियत को वोट देना है। हम अभी भी बिरादरीज़म और उसके ऊपर इसी तरीके से ज़ाती मफादात से ऊपर नहीं गए। इसी तरीके से अपना आप किसी भी हल्के में चले जाएं तो वहाँ पे लोग ना उसको देते हैं वोट, और अभी भी ग्रुपिंग होती है हल्के में।
अब हम MNAs MPs को देखें तो वो बड़ी बड़ी बिरादरियों के काम करते हैं, बड़े बड़े जो सरपंच कह लें, नहीं कत्लों के केस करा देते हैं। हाँ जी, वो करवाते हैं उनका काम। वो कहते हैं हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का काम नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े जत्थों का, बड़े बड़े धड़ों का जो है वो पॉलिटिक्स की जाती है हमारे यहाँ, और उसी को लेके आगे चला जाता है। तो लिहाजा ये कहना कि चीज़ें इतनी आसान हैं और एक आम आदमी खड़ा होकर इलेक्शन वोट डाल देगा और वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और आम आदमी वोट डालेंगे, नहीं। हमारे यहाँ लोग अभी भी ब्रदरिज्म को प्रमोट करते हैं। खान साहब के रवैये में तो लचक नहीं, लेकिन जो शहबाज शरीफ है शुरू से मफाहमत की बात कर रहे हैं, अब उनके लहजे में तलखी आ गई है, ऐसा क्यों है? उसमें दो बातें हैं। एक तो शौकत तरीन साहब का बयान आपने देखा, नो डाउट ये जो भी है पॉलिटिक्स को हमें IMF डील के अंदर जब हम पाकिस्तान जब कोई भी देख लें यार, पाकिस्तान के हक में वो अच्छी नहीं थी, वो चीज़ें लीक हो गई, अवाम के सामने आया कि ये क्या क्या है। और फवाद चौधरी के बयान भी आपके सामने थे, वो कहते हैं जी हमें अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो ये तो ये भी कहा कि वो डबिंग की गई है, हमारी बात है नहीं है, उन्होंने तो ये भी कहा है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो दो फाइनेंस मिनिस्टर थे KP और पंजाब के, तो एक के साथ तो शायद हम डबिंग कह सकते हैं, वो दोनों के साथ उनकी जो बातें हैं। हाँ नहीं, पंजाब में तो कोई ऐसा एक्शन हुआ ही नहीं है, ना ही CM साहब ने इजाजत दी है। लेकिन वो लगारी साहब, हालांकि उनकी अपनी हुकूमत थी यार, लगारी साहब वो समझदारी दिखा गए ना, उन्होंने नहीं लिखा मुल्क के हक में, मुल्क उन्होंने कहा कि जी इसका रिएक्शन बड़ा होगा। असल में हमारे यहाँ अब देखें ना, अब ये जो शहबाज गिल का मामला था, अब शहबाज गिल के मामले की तरफ देखें ना, उसको क्या हुआ, वो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा पंजाब हुकूमत को कि इनको पिंडी से आप इस्लामाबाद मुंतकिल ना करने दें। बाद में क्या हुआ, परवेज इलाही पीछे हट गए हैं, जिसके ऊपर इमरान खान नाराज भी हुए हैं कि जी आपने ज्यादती की है और हमें मजबूरी में, एक उन्होंने बयान भी दिया था कि हमें मजबूरी में ये सारा कुछ करना पड़ा है। तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जो है ना सख्ती जो है वो काम नहीं आती, आपको लचक रखना पड़ती है, आपको पोलाइट होना पड़ता है, आपको हम्बल होना पड़ेगा, फिर इमरान खान पॉलिटिक्स में आएंगे, कामयाब होंगे। ये जिस तरीके से 69 ईयर्स की एज में तो हम्बल होने वाले नहीं है, नहीं होने वाले, तो जिसका ये खुमियाजा ये देखें उनको भुगतना पड़ेगा। कि खान साहब कहते हैं कि मैं हूँ तो सब कुछ ठीक है, मैं नहीं तो सब बुरा है, क्या सियासत यही है कि बंदा हुकूमत में रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की कि बंदे को इनकसारे की तरफ आना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा है। उसने हमेशा से ये कहा है कि जो ये लूट मार का सिनेरियो है ये ख़त्म होना चाहिए। वो असल में अपने लफ्ज़ों में किसी इनकलाब की बात करता है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, या उन तक हर चीज़ मामला पहुंचे, उनका हक पहुंचे, वो तो ये बात करता है। ये बात हरकत इसमें मैं एक इजाफा करूंगा, असल में इनकलाब वाले जितना भी नाम लिया गया ना दुनिया में, तो इसमें फसाद हुआ है और अपना इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई है। असल में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कोई नहीं कर रहा। इमरान खान अपनी 4 साल कारकर्दगी में बताया ना, आपने करप्शन लूट मार के खिलाफ क्या किया है, कितने पैसे रिकवर किए हैं। एक चीज़ करप्शन का बयानिए के बारे में वो 4 साल कारकर्दगी बताएं, वो जो टीटियां लेके शहजाद अकबर आते थे वो क्यों चले गए, और उसके बाद ये बताएं वो तो ये कहते हैं कि हमने आखिरी 1.5 साल में सब कुछ करना था, हमें हटा दिया गया, ये बस यहाँ पे आ गई। और फिर उन्होंने एंड पे ये भी कहा कि जी अदलिया अदालतें फैसला नहीं दे रही, हमारा क्या कसूर है। अब एक मामला उन्होंने खुद ये बताया, दूसरा ये बताएं कि सिंगल करिकुलम की इसने बात की थी, इसने अपना हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म लाने की बात की थी, एजुकेशन रिफॉर्म की बात की थी, जो पूरा मंशूर दिया वो दिया था, वो सारा हट के काम किया। और अब बताया ना कि जी हमने उसमें क्या काम किया, उसमें इनके पास कुछ दिखाने को कुछ नहीं है। 4 साल में पूरा सिस्टम तब्दील नहीं हो सकता, इसके लिए लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। कोई भी चेंजेस इस मुल्क की लेवल पे आनी होती हैं तो वो 10-12 साल लग ही जाते हैं। सर उसमें मेरा एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जो सिंगल करिकुलम प्रोजेक्ट था, इसका चाहिए तो ये था कि हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं एजुकेशन के, उनको बिठाती, उनकी कमेटी बिठाती, उनसे ओपिनियन लेती, उनका एक तैयार होता स्केच, फिर उस जो ये प्लान है कि हमने इसको ये करना चाह रहे हैं, उसके बाद उसको पब्लिक में फ्लॉट करते, उससे भी फीडबैक आता, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट ऐसा आ जाता जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता, वो इम्प्लीमेंट करते। हुआ क्या है, अब पाकिस्तान में दुनिया भर में आप देखें, ये जो करिकुलम की बात करते हैं, नीचे जो प्राइमरी तक जो क्लासें होती हैं उसमें किताबें नहीं होती, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हम वही किताबें शुरू कर दें, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 2-4 लोगों ने किताबें बनाई। हमारा जो सिस्टम है ना एजुकेशन वाला खास, वो तो रटा सिस्टम तरफ जा रहा है जी, बिल्कुल। बहुत बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि आपने हिफज करना है और लिख के आना है इम्तिहान में। हमने सिंपल सा ये है कि हम सोल्यूशन की तरफ नहीं, किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे।
और इस वक्त सियासतदानों का आपने तर्ज अमल देखा, हुकूमतों का तर्ज अमल देखा, इस वक्त तरजीह क्या होना चाहिए? सैलाब होना चाहिए या सियासत होनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। इस वक्त तरजीह जो होनी चाहिए वो सिर्फ सैलाब होना चाहिए। लोग रुल रहे हैं, 70% पाकिस्तान डूब चुका है। सियासतदानों को सियासत नहीं खेलना चाहिए। जलसे जुलूस जो भी कर रहे हैं ये अवाम से इखलास वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ अपना वोट बैंक, इस तरह वोट बैंक बढ़ते नहीं है, कम ज़रूर होते हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कहीं पे भी कोई मुसीबत या आफत आती है तो हम उसकी वीडियो नहीं बनाते कौन कितना काम कर रहा है। हर बंदे को अपनी कोशिश मैक्सिमम करनी चाहिए, वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज़ की, लोगों की हेल्प आउट करना चाहिए। हमें हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, लोग एक तोड़ा देते हैं 5 किलो का गंदम आटे का और 6 दफ़ा उसी की वीडियो बना लेते हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पे अपडेट देखी, एक पोस्ट, एक बच्चा रो रहा है कि मुझे एक रोटी दी गई, उसकी वीडियो बनाई गई, मुझे रोटी दी जा रही है। फिर मुझसे रोटी लेके मेरी दूसरी बहन को दी गई, उसकी वीडियो बनाई गई। यार ये नॉनसेंस है, ये पाकिस्तानियत नहीं है, ये मुसलमानी नहीं है, ये गलत है। ये जो ये अपना वीडियोस के शौकीन लोग हैं, इनको ये कहीं और पूरा करना चाहिए। इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देनी। और एक वीडियोस में ये भी देखा कि वो हेलीकॉप्टर से वो तोड़ फेंक रहे हैं, खराब नीचे आटा जाके क्या हो जाता है, वो आटा ने ख़राब हो जाना है। और देखिए उसमें भी क्या है, जो माजूर हैं, जो ख़वातीन हैं बूढ़ी, या जिनका कोई बड़ा कुछ अर्निंग है नहीं है, वो बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि इत्तेफाक राय से मिलकर, दुनिया का ये रवाज है, सियासत बाद में होती रहेगी, सियासत कुछ भी कर सकते हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती जी, उसके बाद हमने कोरोना के साथ अच्छी तरह निपटा, सैलाब हमने देखा, ज़लज़ला देखा, अब भी वही सूरत हाल से की जाए हम कर सकते हैं। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जब पानी उतरेगा तो अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में जाएंगे वोट मांगने। सवाल तो होंगे, जवाब तो देने पड़ेंगे। आपके अगर कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।